हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी अलीशा खान। वेलकम टू माय चैनल। चलिए गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सीन चल रहा था नंदू और मनीषा का। मनीषा कहती है, अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। नंदू अपनी नज़रें उठाकर घूरती है मनीषा को और रूखेपन से कहती है, मजाक की भी हद होती है मनीषा। तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हें गलत तरह से देख रहा है और तुम अटेंशन की बातें कर रही हो। चलो अभी यहाँ से। अब नंदू गुस्से में मनीषा का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी बाइक की तरफ लेकर आती है। और भाई आसपास बिल्कुल खामोशी थी और अपनी बाइक स्टार्ट करती है और इशारा करती है, बैठो। मनीषा उसके कहने पर बाइक पर बैठ जाती है और बाइक पर बैठने के बाद वो उसकी कमर पकड़ने की कोशिश करती है। पर नंदू जैसे ही फील करती है कि मनीषा उसकी कमर पकड़ रही है, वो थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाती है, जैसे कह रही हो मुझे मत छूना। अब मनीषा देखती है। मनीषा कहती है, नंदू नंदू सुनो तो, सॉरी ना, मेरा वो मतलब नहीं था। नंदू उसकी बात सुनती है और बाइक चलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम इंजॉय करो ना अपनी फैन फॉलोइंग, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठंडी हवा चल रही थी पर नंदू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मनीषा धीरे से अपना सर उसकी पीठ पर टिका देती है। नंदू फील करती है, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देती। इसी तरह से घर आ जाता है। घर के बाहर जब नंदू मनीषा को छोड़ रही थी, मनीषा उतरते हुए नंदू का हाथ पकड़ लेती है। क्या हो गया, इतना गुस्सा? नंदू नज़रें उठाकर देखती है। मनीषा कहती है, इतना जेलस क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है ना? क्या पता है मुझे? अरे, अब मनीषा ये कहते हुए झिझक रही थी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। उसे लग रहा था कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी हो जाएगी और उसके होंठों पर ये बात आकर रुक जाती है। क्या पता है मुझे, बताओ। मतलब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ बस। अ, अच्छा, तुम मेरी दोस्त हो? नंदू उसे देखते हुए कहती है। नंदू कोई शर्माती वर्माती नहीं थी। वो मुझे जेलसी नहीं हो रही थी, बस मुझे पसंद नहीं कोई मेरी चीज़ को ऐसे घूरे और मेरी चीज़ उसे इंजॉय करे। मनीषा सुनती है, मेरी चीज़। मनीषा हंसते हुए कहती है, मेरी चीज़, इतना पॉजिटिव। ठीक है बाबा, अगली बार से कोई घूरेगा तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगी। खुश? नंदू ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई थी अपनी, पर फिर से वो मुंह बना लेती है। नंदू कहती है, अभी मैं नाराज़ हूँ, कल मिलते हैं। नंदू अपनी बाइक स्टार्ट करती है और साइड मिरर से मनीषा को देखती है, जो सैड होकर उसे ही देख रही थी। नंदू मन ही मन सोच रही थी, पागल है ये लड़की, लेकिन सिर्फ मेरी है। और इतना सोचकर वो अपनी बाइक हवा में उड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। अब सीन दिखाते हैं दूसरे दिन का, नेक्स्ट मॉर्निंग। अब सुबह से नंदू मनीषा के मैसेजेस इग्नोर कर रही थी। पूरा दिन वो काम कर रही थी, जिम भी गई, अपने सभी काम भी किए, बस वही चाय वाला सीन ना उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से ना कॉल आता है। नंदू कहती है, हेलो। वहाँ से काफ़ी भारी आवाज़ में, भारी वॉइस में कहा जाता है, नंदू नंदू बात कर रही हो, आपकी बाइक पर किसी ने पंक्चर कर दिया है और वो बाहर खड़ी है, जल्दी आइए। नंदू हड़बड़ा कर देखती है और फिर बाहर की तरफ भागती है और जाकर देखती है बाइक तो बिल्कुल ठीक खड़ी थी। बस बाइक के टंकी पर एक नोट रखा था जिस पर लिखा था, जेलसी थोड़ी कम करो और सीधा पीछे वाली गली के पुराने बरगद के पेड़ के पास आओ, वरना मैं किसी और के साथ चाय पीने चली जाऊंगी। नंदू समझ गई थी कि मनीषा की शरारत है। गुस्से में वो जाती है पर दिल में मुस्कुरा रही थी। सरप्राइज था ये। जैसे ही नंदू वहाँ पहुँचती है, वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। मनीषा ने रोड के किनारे ही एक छोटी सी प्राइवेट चाय डेट सेटअप की थी। एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी, उसने दो गरम गरम अदरक वाली चाय रखी हुई थी उस पर, साथ में नंदू के फेवरेट मस्काबंदी। और सबसे बड़ी बात, मनीषा ने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का चश्मा पहना हुआ था जिस पर लिखा था, आई ओनली हैव आइज फॉर नंदू। नंदू गुस्सा दिखाने की कोशिश करती है उसे, ये क्या नौटंकी है? मनीषा मनीषा उठकर नंदू के पास आती है। नौटंकी नहीं है, धमाकेदार माफ़ी है।
कल तुमने कहा था कि मुझे दूसरों की अटेंशन पसंद है। देखो, आज मैंने अपनी आंखों पर ही पर्दा डाल दिया ताकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और दिखाई ना दे। अब नंदू उसे देखती है। मनीषा हाथ पकड़कर उसे वहीं पर ज़बरदस्ती बिठा देती है और उसके हाथ में चाय का वो एक कप पकड़ा देती है। नंदू एक चाय का सिप लेती है और अभी भी वो थोड़ा अकड़ में थी, अकड़ दिखा रही थी उसे। फिर मनीषा कहती है, कैसी लगी चाय, कैसी बनी है? नंदू कहती है, ठीक है बस। मनीषा कहती है, ठीक है। और फिर वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है और फिर वो करती है नंदू के आंखों के सामने। नंदू कहती है, ये क्या है? वो किसी चीज़ की थी तो कहती है, ये मेरी स्कूटी की है। आज तुम नहीं, आज मैं तुम्हें राइड पर लेकर जाऊंगी और अगर किसी लड़की ने तुम्हें घूरा ना तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। नंदू उसकी बात सुनती है और ज़ोर से हंस पड़ती है। अच्छा, तुम चलाओगी स्कूटी? रहने दो, मुझे सही सलामत घर पहुंचना है। मनीषा नंदू का हाथ पकड़ कर कहती है, नंदू सुनो। हाँ सुनाओ। तो कहती है, वो जो कल लड़का मुझे घूर रहा था ना। हाँ तो क्योंकि तुम्हारे पास शहर की सबसे सुंदर लड़की थी, पर मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रही थी क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे ज़्यादा जेलस पर्सन था। उसकी ये बात सुनकर नंदू खुश हो जाती है। नंदू का सारा गुस्सा पिघल जाता है। वो मनीषा को एक साइड हक देती है और उसके माथे पर किस कर देती है। नंदू कहती है, ठीक है, माफ़ी मंजूर है, पर एक शर्त पर। मनीषा कहती है, और वो शर्त क्या है? नंदू कहती है, अगली बार जब हम चाय पीने जाएंगे ना तो तुम मेरे पीछे नहीं, मेरे सामने बैठना। मनीषा कहती है, क्यों? अरे भाई, ताकि मैं देख सकूं कि तुम किस किस को देख रही हो। उसकी बात सुनकर मनीषा हंस पड़ती है। अब वहीं ये लोग सड़क के किनारे बैठकर ठंडी हवा में चाय पी रहे थे। नंदू ने मनीषा के हाथों को अपने हाथों में ले रखा था और फिर कहती है, वैसे वो चश्मा मुझ पर ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि मैं सच में तुम्हारे अलावा और किसी को देखना नहीं चाहती। मनीषा उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है। नंदू मनीषा का हाथ पकड़ के ना खड़ी हो जाती है, कहती है, अच्छा चलो। मनीषा कहती है, कहाँ? कहती है, आओ थोड़ा सा घूम कर आते हैं। और फिर मनीषा कहती है, मेरी मेरी स्कूटी पर? कहती है, हाँ बाबा, तुम्हारी स्कूटी पर, तुम्हारे साथ। कहती है, ठीक है। और फिर ये लोग स्कूटी की साइड आते हैं तो मनीषा हंसते हुए स्कूटी की दे देती है नंदू को। नंदू कहती है, क्या हुआ, चलानी नहीं है तुम्हें? कहती है, जी नहीं, मैं किसी का ईगो हर्ट नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर नंदू का कहका हवा में गूंज जाता है, मतलब इतनी ज़ोर से हंसती है और खुश होती है कि देखो समझ गई है बंदी कि अगर मैं इसके पीछे बैठी तो मेरा ईगो हर्ट होगा। काफ़ी अच्छी तरह से समझने लगी है वो, इस बात पर खुश होती है। और फिर ये स्कूटी स्टार्ट करते हैं। मनीषा पीछे बैठ जाती है और कस के टाइट बिल्कुल पकड़ लेती है नंदू को। अभी हाईवे पर ही पहुंचे थे भाई, तभी आसमान में बादलों के गरजने की आवाज़ आती है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। सर्दी की बारिश एकदम ठंडी और तेज़। नंदू चिल्ला कर कहती है, मनीषा बारिश बहुत तेज़ है, कहीं रुकते हैं वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। मनीषा बारिश में हाथ फैलाए हुए कहती है, नहीं नंदू, चलो ना, कितना मज़ा आ रहा है, आज तो एकदम फिल्मी फील हो रहा है। नंदू ने बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी थी, पर बारिश इतनी तेज़ थी कि दोनों कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से भीग चुके थे। नंदू आसपास देखती है तो उसे एक छोटा सा ढाबा दिखता है, पुराना सा। वो उसके पास बाइक रोकती है। वहाँ साइड में ये बाइक खड़े करते हैं और दोनों बाइक से उतर जाते हैं। अब नंदू मनीषा का हाथ पकड़ के वहाँ आती है और वहाँ आग जल रही थी, वहाँ खड़े हो जाते हैं तो देखती है नंदू मनीषा ठंड से ना काँप रही थी। नंदू तुरंत अपना लेदर का जैकेट उतारती है। वो जैकेट बाहर से भीग चुका था लेकिन अंदर से अभी भी वो सूखा हुआ था, तो वो मनीषा को पहनाती है। मनीषा कहती है, तुम्हें भी तो ठंड लगेगी ना नंदू? नंदू से गुस्से में देखती है प्यार भरी नज़रों से, चुपचाप पहन लो वरना अभी अभी ना यहीं पर एक थप्पड़ लगा दूंगी। हीरोइन बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें बारिश में? नंदू ने 2 गिलास गर्मा गर्म कड़क चाय और प्याज के पकौड़े ऑर्डर कर दिए थे। बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। नंदू ने एक पकौड़ा उठाया और मनीषा को खिलाने लगती है
तो मनीषा जानबूझकर ना नंदू की उंगली पर हल्का सा काट लेती है। नंदू कहती है, आह जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली हो क्या? मनीषा हंसते हुए कहती है, नहीं, भूखी शेरनी हूँ। और एक दूसरे को देखकर ये हंसने लगते हैं। अब भाई तभी ढाबे पर एक दो बाइक आकर रुकती हैं और वहाँ दो तीन लड़के और आ जाते हैं और वो मनीषा को देखने लगते हैं। अब भाई कल जो सीन हुआ था आज भी वही हो रहा था। मनीषा नंदू की जैकेट में, बड़ी सी जैकेट थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अब वो लड़के मनीषा को देखकर बातें करने लगते हैं। नंदू देखती है, पर इस बार नंदू गुस्सा नहीं करती, बल्कि थोड़ा सा वो स्वैग दिखाती है खुद को। वो मनीषा का हाथ पकड़ती है और उसे अपने बिल्कुल करीब बिठा लेती है। उसके बालों में जो पानी था उसे झटकते हुए कहती है, ज़ोर से कहती है ताकि वो लड़के सुने, मेरी जैकेट तुम पर मुझसे ज़्यादा अच्छी लग रही है मिसेस फ्यूचर नंदू। मनीषा उसकी बात सुनती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने होठों को मुस्कुराहट से दबाती है और भाई इधर उधर देखने लगती है। मतलब एकदम से वो अजीब फील कर रही थी, शाय शाय फील कर रही थी। अब भाई वो लड़के चाय वाय पीते और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये लोग अभी भी बैठे हुए थे क्योंकि ये बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। बारिश थोड़ी हल्की होती है। ढाबे वाला अपना वहाँ रखा हुआ पुराना सा रेडियो ऑन कर देता है, तो उस रेडियो पर पुराना सॉन्ग बजने लगता है, टिप टिप बरसा पानी। सॉन्ग सुनकर ना एक्साइटेड हो जाती है और नंदू से कहते हैं, नंदू एक डांस तो बनता है। नंदू कहती है, पागल है, सब देख रहे हैं। तो मनीषा कहती है, देखने दो ना, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि नंदू और मनीषा की केमिस्ट्री कितनी ज़बरदस्त है। नंदू कहती है, ठीक है, और मनीषा नंदू का हाथ पकड़ती है और वहीं स्लो डांस करने लगते हैं। नंदू मनीषा को गोल गोल घुमाती है और उसके चेहरे पर आई हुई भीगी जुल्फें हटाती है और कहती है, तुम भीगी भीगी सी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मनीषा कहती है, और तुम बारिश में थोड़े ज़्यादा हैंडसम। और फिर ये दोनों थोड़ा सा डांस करते हैं और वापस बाइक पर आकर बैठ जाते हैं। बारिश अभी भी हो रही थी पर उन्हें अब ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि दोनों के दिल उनकी मोहब्बत की गर्माहट से भरे हुए थे। बाइक स्टार्ट होते ही मनीषा ने नंदू को पीछे से हक कर लिया था। नंदू कहती है, घर चले, मौसम ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया है। वो कहती है, दिल तो नहीं कर रहा। नहीं नंदू अभी नहीं, इस रास्ते नहीं, वो जंगल वाला शॉर्टकट जाता है ना, वहाँ से चलो, मुझे वहाँ की मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो कहती है, रात में जंगल के रास्ते से जाना रिस्की नहीं होगा? कहती, क्या तुम डर रही हो? तुम भूतों से डरती हो क्या? वो कहती है, नहीं नहीं, मैं क्यों डरती, बस तुम साथ में हो ना तो थोड़ा सा मतलब डर लग रहा है। तो कहती है, मेरे साथ डर लग रहा है, चलो ना, जिद करती है। तो कहती है, अच्छा ठीक है चलो। नंदू बाइक मोड़ती है और ऐसे ही रास्ते से निकल जाते हैं जहाँ भाई दोनों साइडों से तो पेड़ थे और बीच में इनकी बाइक डग डग करती हुई गूंज रही थी। आवाज़ पूरी रोड पर इनकी आवाज़ गूंज रही थी क्योंकि आसपास सन्नाटा था। अचानक रास्ता सुनसान देखकर ना मनीषा को मस्ती सोचती है। वो नंदू के कंधे पर जोर से पकड़ती है और डरी हुई आवाज़ में कहती है, नंदू देखो वो पेड़ के पीछे कौन खड़ा है। नंदू एकदम से ब्रेक लगाती है। अचानक ब्रेक लगाने की वजह से बाइक स्लिप होते होते बचती है और दोनों एकदम से संभल जाते हैं और इनकी बाइक रुक जाती है। नंदू धड़कते दिल के साथ कहती है, कौन है, कहाँ है, दिखाओ मुझे। तो वो कहती है, कोई नहीं है, मजाक कर रही थी मैं। तुम तो शेर हो, शेर भी डरता है क्या? शेर तो जंगल का राजा होता है ना। उसकी बात सुनकर तवड़ा खुद को संभालते कहती, हाँ मुझे डर नहीं लग रहा। और फिर मनीषा समझ गई थी कि डर रही है और मनीषा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। नंदू थोड़ा सा अपना सर खुजाती है और फिर बाइक स्टार्ट, ये आगे बढ़ जाते हैं। नंदू देखती है पास में ही एक छोटा सा रेलवे ब्रिज था। नंदू वहाँ का नज़ारा देखकर अपनी ये स्कूटी रोक लेती है। काफ़ी अच्छा लग रहा था आसपास का नज़ारा। मनीषा कहती है, यहाँ क्यों रोकी है? वो कहती है, देखो ना ऊपर आसमान में। तो वो आसमान में देखती है, आसमान साफ हो गया था और बादलों के बीच से चांद निकल आया था। अब ये ब्रिज की पुरानी दीवार पर बैठकर दोनों अपने पैर नीचे लटका लेते हैं। नीचे पानी बह रहा था, ठंडा ठंडा बिल्कुल साफ क्लीन पानी था, वो बह रहा था। नंदू मनीषा का हाथ अपने हाथ में ले लेती है। बारिश की वजह से मनीषा की बिल्कुल ठंडी हो गई थी। वो अपने हाथों में उसका हाथ दबाती है और फिर कहती है,
मनीषा मनीषा कहती है नंदू कहती है पता है मनीषा, जब हम वहाँ पर चाय वाले के स्टॉल पर थे और वो लड़का तुम्हें देख रहा था और तुम अटेंशन की बात कर रही थी ना। मनीषा कहती है तो कहती है नंदू मुझे वहाँ गुस्सा नहीं आ रहा था, बस डर लग रहा था। मनीषा कहती है डर? किस बात का डर? नंदू कहती है कि कहीं कोई मुझसे बेहतर तुम्हें मिल गया तो? मैं तो बस एक सिंपल सी बंदी हूँ ना। मनीषा नंदू की आंखों में देखकर कहती है पागल हो क्या? मुझे दुनिया का सबसे महंगा हीरा भी मिले ना तो मैं ये तुम्हारी बाइक है ना बाइक, इससे भी एक्सचेंज ना करूं, क्योंकि तुम्हारे साथ बैठकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। और फिर तुम हो, तुम तो अनमोल हो, बेशकीमती हो मेरे लिए। इतने प्यार से देख रही थी ना नंदू को। नंदू उसकी आंखों में खो जाती है और ये एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी एक पुरानी जीप वहाँ से गुजरती है और रोड पर भरे पानी का एक बड़ा सा स्प्लैश दोनों पर गिरता है। मनीषा का येलो स्वेटर और नंदू का चेहरा कीचड़ से भर जाता है। दोनों एक पल के लिए सुन रह गए थे और फिर एक दूसरे की हालत देखकर ना जोर जोर से हंसने लगते हैं। मनीषा कहती है अब तो घर पक्का नहीं जा सकते। तुम्हारी मम्मी देखेंगी तो कहेंगी कौन से खेत से चल कर आ रहे हो। नंदू कहती है कोई बात नहीं, घर जाकर गर्म पानी से नहा लेते हैं दोनों। कहती है सही है। कहती है आओ चलो बैठो, और उसे बाइक पर बैठाती है और घर लेकर आ जाती है। ये घर आ जाते हैं तो नंदू कहती है क्या दीदी सो गई होगी? मनीषा कहती है हाँ शायद सो गई होगी। वो कहती है क्या मैं रुकूं? मनीषा कहती है नहीं मैं मैनेज कर लूँगी नंदू, तुम जाओ, तुम भी तो पूरी भीगी हुई हो। नंदू बाइक से उतरती है, बाइक स्टैंड पर लगाती है और अपना हेलमेट निकाल कर वहीं नीचे रख देती है। कहती है नहीं मैं तुम्हें ऊपर अकेले नहीं जाने दूंगी, चलो मैं भी साथ चलती हूँ, तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। दोनों ऊपर पहुँचते हैं। घर में अंधेरा था। अदिति तो सो रही थी, गहरी नींद में थी। मनीषा ठंड से ना थर थर काँप रही थी। नंदू ने उसकी हालत देख ली थी कि कहीं इसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। तुम जाओ जल्दी से गर्म पानी से नहा लो और कपड़े बदल लो, मैं किचन में कुछ देखती हूँ। मनीषा कहती है नंदू रहने दो ना, तुम थक गई हो। नंदू कहती है मैंने कहा ना जाओ। मनीषा शावर लेने चली जाती है और नंदू किचन में आ जाती है। उस वो देखती है फ्रिज खाली था, बस थोड़ा दूध और अदरक रखी हुई थी। नंदू तुरंत अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय भाई बनने के लिए रख देती है और ब्रेड टोस्ट करने लगती है। 15 मिनट के बाद मनीषा मैडम एक बड़ी सी हुडी पहनकर बाहर आती हैं। बाल गीले थे और चेहरा थोड़ा अच्छा लग रहा था, चमक थी चेहरे पर। वो अपने निखरे निखरे चेहरे के साथ गीले बालों के साथ आती है। क्या हो रहा है किचन में? नंदू मुस्कुराते हुए कहती है आपके लिए चाय बन रही है। अच्छा जी चाय बन रही है। चलो तुम बाहर जाकर बैठो, मैं लेकर आती हूँ, साथ चलते हैं ना। अच्छा 1 मिनट रुको। वो चाय डालती है कप के अंदर और ट्रे लेकर ये लोग बाहर आ जाते हैं। नंदू टेबल पर चाय रखती है और वहीं पर बैठाती है मनीषा को और उसके पैरों को ऊपर करती है और उस पर ब्लैंकेट डालती है। मनीषा देख रही थी, उफ भाई इतनी केयर, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट, वाह। नंदू उसके हाथ में गरम चाय का मग पकड़ाती है और कहती है पियो इसे और टोस्ट खा लेना, खाली पेट नहीं सोना। मनीषा अपनी पलकें उठाकर देखती है नंदू को। नंदू देखती है, मनीषा की आंखों में आंसू होते हैं। नंदू कहते क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो मनीषा एकदम उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है, मतलब आंसू भी निकल रहे थे और हंसी भी स्टार्ट थी। तो कहती है क्या हुआ, ये बारिश में धूप, अरे भाई रो भी रही हो और हंस भी रही हो, क्या बात है, क्या बात याद आ गई? तो मनीषा कहती है वो मुझे मम्मा याद आ गई, मम्मा तो ऐसे ख्याल रखती थी मेरा और जैसे तुमने डांटा ना सेम ऐसे डांटती थी। तो कहती है अच्छा तो मिलने चली जाओ ना उनसे। मनीषा कहती है जाऊँगी, सोच रही हूँ। और जैसे वो ये कहती है तो एकदम से नंदू का दिल धड़क जाता है कि कहीं सचमुच में मनीषा ना चली जाए, वो तो वैसे ही कह रही थी। और फिर उसका जाने का सोचकर डर भी जाती है। तभी मनीषा नंदू का हाथ खींचती है और अपने पास बैठा लेती है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है एक बात कहूँ अगर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो, कुछ पागल पागल लगते हो, हैं चाहने वाले और बहुत, पर तुम में है कुछ बात अलग। तुम अपने अपने लगते हो,
ये बात बात पर खो जाना, कुछ कहते कहते रुक जाना, ये किस उलझन में रहते हो, क्या बात है हमसे कह डालो, एक बात कहूँ कर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। नंदू मनीषा की ये शायरी सुनकर झूम उठती है, खुश हो जाती है और मनीषा को ना गोदी उठा लेती है। तभी अदिति पीछे से आवाज़ लगाती है नंदू, और खांसती है। नंदू अदिति को देखकर मनीषा को वहीं सोफे पर बिठा देती है। कहती है, ये काम बाद में कर लेना, पूरी उम्र पड़ी है, जाओ तुम्हारी बहन बुला रही है, पापा गुस्सा कर रहे हैं तुम्हारे। सिया की कॉल आई थी और नंदू सुनती है, और पापा का नाम सुनती ही नंदू तो वही डर जाती है। क्या पापा गुस्सा कर रहे हैं, मतलब पापा मेरा वेट कर रहे हैं। तो अदिति कहती है, हाँ पापा वेट कर रहे हैं, टाइम देखो टाइम क्या हो रहा है। और जैसे ही वो अपनी वॉच पर नज़र डालती है, 12 से ऊपर हो चुके थे। और फिर वो मनीषा से कहते हैं, मनीषा अब मैं जा रही हूँ। और वो स्पीड के साथ जाने लगती है। तो मनीषा कहती है, जाकर कॉल कर देना। वो कहती है, ठीक है ठीक है। और वो भाई जल्दी से आ जाती है अपने घर। अब जैसे ही वो घर में एंटर करती है, इधर उधर देखती है और दबे पाँव वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अंधेरा हो रहा था, तो जैसे वो जा रही थी तभी एकदम से लाइट ऑन होती है और एक ज़ोरदार गरजदार आवाज़ उसके कानों से टकराती है। नंदू, ये वक्त है घर आने का, और ये होलिया क्या बना रखा है, कीचड़ में लथपथ भीगे हुए, शर्म नहीं आती तुम्हें। नंदू हकलाते हुए कहती, वो पापा बारिश हो रही थी और रात। तभी उसके पापा उसकी बात काटते हुए ज़ोर से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहते हैं, बारिश बारिश क्या, बारिश तो सभी जगह हो रही है, पर लोग तुम्हारी तरह घर से निकल कर आवारागर्दी करते नहीं फिर रहे, अपने घरों में बैठे हैं। तुम्हें हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है हमारी। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई, कौन जवाब देगा, कौन जिम्मेदार होगा इस बात का। लू अपना सर नीचे झुका लेती है। पापा का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा था। तभी अनवी की एंट्री होती है। अनवी किचन में आई थी और इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर अपने ससुर जी की, वो वहाँ आकर झांकने लगती है। तो देखती है कि नंदू को डांट पड़ रही है। वो जल्दी से भागती है। अब वो पापा को कैसे रोकती, और रूम की तरफ दौड़ती हुई जाती है और जाकर वो सोती हुई रिधिमा को उठाती है। रिधि उठिए ना। रिधि का पूरा शोल्डर झंझोड़ देती है। रिधि उसके इस तरह उठाने पर घबरा कर उठ कर बैठती, कहती, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। तो वो कहती है, रिधि वो नंदू को डांट पड़ रही है। और रिधि उसकी बात सुनकर अपना सर थाम लेती, कहती है, ओह अनवी पागल हो गई हो तुम, इतनी छोटी बात के लिए तुम मुझे उठा रही हो, नींद से जगा रही हो यार, तुम्हें पता ना मुझे अपनी नींद कितनी प्यारी है। तो कहती है, आपको अपनी नींद की पड़ी हुई है, देखे ना वहाँ पर पापा बहुत डांट रहे हैं, और क्या पता, मुझे तो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कहीं वो नंदू को मार वार ना दे। अरे कहीं थप्पड़ ना मार दे उसके। हाँ तो मारने दो ना, क्या हुआ, क्यों डांट रहे हैं, और नंदू लेट आई है ना इसलिए। तो अच्छी बात है, डांट पड़नी चाहिए, अगर डांट पड़ेगी तो फिर आइंदा से लेट नहीं आएगी। चलो सो जाओ तुम भी, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, उसे बचाने की। नहीं 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 प्लीज़ चलिए ना। उसका हाथ पकड़कर वो उसे उठाती है और खींचते हुए वो हॉल में लेकर आ जाती है, जहाँ पर नंदू अभी भी डांट खा रही थी। पापा अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। जैसे हमारी रिधिमा आती है ना, पापा देखते हैं रिधिमा और अनवी आई है, पापा एकदम से शांत हो जाते हैं। रिधिमा जाकर खड़ी हो गई थी। रिधिमा कुछ कह ही नहीं रही थी, तो अनवी से कौन ही मारती, कहती बोल ही ना कुछ। रिधि की आंखों में नींद थी। रिधि देखती है अनवी को, फिर पापा को देखती, कहती है, अब क्या हो गया पापा, क्यों गुस्सा आ रहा है आपको, क्यों गुस्सा कर रहा है रात में, जाइए जाकर सो जाइए। पापा कहते हैं, नहीं आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आज मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। तो अनवी कहती है, वो सॉरी रिधिमा कहती है, अब क्या कितना गुस्सा करेंगे, क्या घर से निकाल दोगे इसे, क्या घर से निकालने का इरादा है। तो पापा कहते हैं, हाँ घर से ही निकालूंगा, और वो आगे बढ़ने लगते हैं। मतलब यहाँ अब रिधिमा मज़े ले रही थी कि अच्छा है नंदू को घर से निकाल दें, मतलब इस तरह से मजाक करती। और जैसे ही नंदू ये सुन के नंदू का मुंह खुल जाता है, और अनवी का भी। तभी अनवी आगे बढ़ती है और पापा के सामने आ जाती, कहती, पापा प्लीज़ नहीं, माफ़ कर दीजिए ना, बस चलिए इस बार माफ़ कर दीजिए मेरे कहने से, प्लीज़ पापा। और नंदू देखती है अनवी को, और फिर देखती है रिधिमा को। रिधिमा मुस्कुरा रही थी। नंदू घूरती है रिधिमा को कि ठीक है बेटा, कर लीजिए आप भी अपनी। अब अनवी इशारा करती है नंदू को,
कि भाई अब यहाँ से निकल लो तुम। तो नंदू भी वहाँ से खिसक लेती है और अपने रूम की तरफ भाग जाती है। अब अन्वी कहती है, पापा गुस्सा ख़त्म कर दीजिए ना, जाइए आप भी जाकर सो जाइए। पापा मुस्कुरा देते हैं कि अन्वी ने नंदू को वहाँ से भेज दिया है। पापा कहते हैं ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए माफ़ कर रहा हूँ, वरना आज इसकी शामत आ गई थी। अन्वी कहती है, पापा बच्ची है, जाने दीजिए ना। पापा कहते हैं ठीक है बेटा, और अन्वी के सर पर हाथ रखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो रिधिमा को देखती है गुस्से से, ये क्या बात कही आपने? कौन सी बात? यही कि घर से निकालने वाली? हाँ, तो मैं पापा को आइडिया दे रही थी कि अच्छा इसे घर से निकाल दें। वो कहती है बस आप तो कभी भी हेल्प करना जानती नहीं है बहन की। कहती है हाँ, तुम जो हो ना उसकी भाभी, लाडली भाभी। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब रिधि वो अन्वी आ जाती है किचन में, और वो नंदू के लिए खाना गर्म करने लगती है। अब भाई सीन दिखाया जाता है जेल का। ये तीनों सेल में बंद है। विकास गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है। इतनी ज़ोर से मारता है ना, उसके हाथों से खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। और इधर वरुण, वो भी कोने में बैठा हुआ था और गुस्से से मतलब कांप रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। वरुण कहता है हम बर्बाद हो गए हैं, मीडिया, बिजनेस, इज्जत सब खत्म कर दिया उस रिधिमा ने। अब हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब विकास मुस्कुराता है एक डेविल स्माइल के साथ, कहता है किसने कहा हम कभी नहीं निकल पाएंगे? निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जब हम बाहर जाएं तो रिधिमा हमें देखने के लिए ज़िंदा ही ना बचे। वरुण चौंक कर कहता है क्या मतलब? विकास कहता है रिधिमा ने कानून का सहारा लिया है ना, हम कानून के दुश्मनों का सहारा लेंगे। उसने हमें यहाँ भेजा है, अब हम उसे ऊपर भेजेंगे। वो कहता है वो कैसे? तो विकास कहता है बेटा अब देखते जाओ तुम, मामा जी आने वाले हैं हमसे मिलने। तो वरुण कहता है हाँ वो तो आने वाले हैं। आदवी ये सब सुन रहा था। आदवी कहता है मान जाओ, अभी भी मान जाओ, मैं कह रहा हूँ। तो वो कहता है अबे तू चुप कर, आज तेरी वजह से हुआ जो कुछ हुआ है, साला बुजदिल कहीं का, डरपोक। और वो दोनों उस पर गुस्सा करने लगते हैं। अब मामा जी के आने का टाइम हो रहा था। मामा जी आ जाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि सिर्फ मामा जी को परमिशन मिली थी मिलने की, मामा जी तो लॉयर थे ना, इसलिए। मामा जी कहते हैं तुम ठीक हो? ये दोनों मामा जी को देखते हैं और अपना सर झुका लेते हैं, मतलब ये मासूम बन रहे थे। अगर ये कुछ कहते तो मामा जी डांटने लगते और पुरानी बातों को फिर से दोहराने लगते, इसलिए मासूम बन रहे थे। मामा जी को भी तरस आ जाता है, आखिर कैसे भी थे, भांजे ही थे। मामा जी कहते हैं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। तो वरुण कहता है मामा जी अगर ऐसा ना हुआ तो कहते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो, ठीक है, उम्मीद नहीं छोड़ो। तो कहता है मामा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। विकास कह रहा था मामा जी से। मामा जी कहते हैं हाँ बोलो। तो कहता है मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। तो मामा जी कहते हैं ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है प्लीज़ कैसे भी कीजिए, मैं आपको उसका नंबर दे रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि वो कहाँ रहता है, प्लीज़ मुझे उससे मिलना है। तो मामा जी कहते हैं क्यों क्यों मिलना है तुम्हें, क्यों मिलना चाहते हो उससे? तो कहता है मामा जी बस मुझे मिलना है, मुझे कुछ काम है उससे। तो मामा जी कहते देखो, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया या गड़बड़ की तो शायद तुम यहाँ से कभी ना निकल पाओ, तो ऐसा कुछ भी मत करना। तो कहता आप मुझ पर यकीन रखिए ना, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, बस आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। तो मामा जी कहते ठीक है। और फिर मामा जी थोड़ी बहुत बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन दिखाया जाता है अन्वी का। अन्वी ने खाना वाना गर्म कर लिया था, अपने देवर के लिए खाना लेकर जा रही थी, और अन्वी ने पराठे बनाए थे गर्मा गर्म रात के टाइम। साथ में बनाती है कॉफ़ी और उसके साथ थोड़ा सा हलवा जो कि पहले बनाकर रख चुकी थी, और वो नंदू का वेट कर रही थी कि नंदू आएगी तो उसे तब दे देगी। और भाई ये सब ट्रे में लगाती है और लेकर आ जाती है वो रूम के अंदर। जैसे ही वो रूम के अंदर आई थी ना, तो नंदू भी अभी भी शावर लेकर बाहर आई थी और अपने बालों को वो टॉवल से क्लीन कर रही थी। अन्वी मुस्कुराते हुए वहीं पर नाश्ता रख देती, कहती आपका स्पेशल नाश्ता हाजिर है। नंदू चौंक कर देखती है और उसकी नज़र ट्रे पर जाती है, और फिर वो कहती है ये सब मेरे लिए। अन्वी वहीं पर बेड पर रख देती है ट्रे, कहती आपके लिए।
ऐसे ही चली गई थी ना दोपहर, खाना नहीं खाया था। तो कहती है आपको पता था मैंने खाना नहीं खाया? तो कहती है क्यों नहीं पता होता? तो कहती है अच्छा ठीक है। और फिर वो वहाँ पर बैठ जाती है और पराठे का छोटा सा बाइट लेती है और हलवे के साथ लगाकर खाती है। कहती है बहुत मज़े का बना है, थैंक यू। और फिर अपना कप उठाती है और एक सिप उसमें से लेती है और फिर ऐसे एक्टिंग करते हुए कहती है थैंक यू सो मच पापा से मुझे बचाने के लिए और इस स्पेशल खाने के लिए। तो अनवी कहती है थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ करना होगा। अनवी कहती है हाँ बोलिए ना, वो खाने में इस वक्त बिल्कुल मगन थी। तो अनवी कहती है तो तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे और मनीषा के बीच क्या चल रहा है, आज क्या क्या बातें हुई और तुमने क्या किया, ये सब कुछ बताना होगा। तो खाते खाते एकदम से रुक जाती है और अपनी नज़रें उठाकर देखती है अनवी को। चलिए तो गाइस स्टोरी का करते हैं यहीं पर एंड और नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टोरी कैसी लगी।